हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑक्सीजन फैमिली का एटॉमिक प्रॉपर्टी देख लिया था, केमिकल प्रॉपर्टी को देख लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहां पर देख लेते हैं केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 6th A ग्रुप। 6th A ग्रुप के सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे बच्चों, एक एक करके ध्यान से। काफी इजी है, काफी सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर पहला हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हाइड्राइड्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट हमारे कौन कौन से पॉइंट होंगे? हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे और हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तीनों के बारे में हमको पढ़ना है बच्चों। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्राइड्स के बारे में, तो हाइड्राइड्स के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। हाइड्राइड्स आप समझते हैं कि हाइड्राइड्स कैसे बनेगा। तो सिंपल मैं आपको बताता हूं। यहां पर हाइड्राइड्स क्या होगा, जैसे E प्लस H2 की रिएक्शन का कराई। E कैन बी व्हाट? E आपका क्या हो सकता है? E आपका हो सकता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये सारे के सारे E आपके हो सकते हैं। और ये किस टाइप के हाइड्रेट बनाते हैं? EH2 टाइप के हाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। EH2 टाइप के हाइड्रेट्स बनाते हैं। जनरली अगर मैं इसका प्रिपरेशन मेथड देखूं, अगर मैं इसका प्रिपरेशन मेथड देखना चाहूं, कौन सा मेथड बच्चों? प्रिपरेशन मेथड, जनरल प्रिपरेशन मेथड अगर मैं देखना चाहूं इसके हाइड्रेट का, तो जनरल मेथड है बच्चों। जनरल मेथड सभी हाइड्रेट के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। जनरल प्रिपरेशन मेथड क्या होगा? मेटल सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैं किसी एसिड के साथ कर दूं, एसिड मतलब एसिड के साथ विच कैन डोनेट H+, ठीक है। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर S लेगा, यहां पर H लेगा, तो H2S गैस तो रिमूवल होगा, ठीक है। साथ में आपका क्या होगा? साथ में यहां पर आपका सॉल्ट बना लेगा। साथ में आपका क्या बना लेगा बच्चों? सॉल्ट बना लेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो कि अगर सल्फाइड लूंगा तो सल्फाइड का एसिड के साथ कराऊंगा तो H2S, ऑक्साइड के साथ कराऊंगा तो H2O। इसी तरीके से सल्फाइड के बारे में, ये केवल और केवल किसके लिए बच्चों? सल्फाइड के लिए। तो सल्फाइड के लिए ध्यान रखो इसका प्रिपरेशन मेथड। सल्फाइड के लिए क्या होता है बच्चों? जनरली मेटल सल्फाइड की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस H2S निकलेगा। बस इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो। अब मैं बात करता हूं इसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है। प्रॉपर्टी इसकी तो ज्यादा इसमें हमको अभी रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना। जब मैं केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, जब मैं अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा तब आपको उसमें ज्यादा डेप्थ में जाना है, ठीक है। यहां आपको ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना यहां आपको ज्यादा डेप्थ में। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की। तो देखो H2E का शेप क्या होता है बच्चों? बेंट शेप होता है। क्या होता है? बेंट शेप होता है। अब आप लोग जानते हो कि इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? ये आपका बेंट शेप होगा, ठीक है। बेंट शेप होगा और यहां पर जो E होगा, E क्या होगा आपका? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये आपका होगा बच्चों। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहां पर TE भी हो सकता है, पोलोनियम एक्चुअली आपका किस में आ जाता है? मेटल हाइड्राइड में आ जाता है। पोलोनियम एक्चुअली आपका किस में आता है? मेटल हाइड्राइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, अक्सर आपसे पूछेगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तक कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो यहां पर जो E का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? देखते हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला आपका क्या है? लोन पेयर प्लस बोन पेयर। अब लोन पेयर कितने बच्चों? यहां पर 2 है और बोन पेयर 2 है, तो देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट? sp3। E का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा बच्चों? आपका sp3 होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स की बारे में बात करता हूं। तो बॉन्ड एंगल में मैं बात करूंगा तो अगर मैंने H2O की बात किया, H2S की बात किया, H2SE की बात किया और H2TE की बात किया। अब देखो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा H2O का होगा। क्यों होगा समझते हैं। देखो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर होंगे तो यहां पर आपका जो दोनों के दोनों लोन पेयर होंगे वो आपका लेस डिफ्यूज कैरेक्टर होंगे, लेस डिफ्यूज्ड कैरेक्टर के होंगे। लेस डिफ्यूज कैरेक्टर का मतलब इसका ये अपने आप के लोन पेयर को एक्सपांड नहीं करेगा, एक्सपांड नहीं करेगा तो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां पर आपका लोन पेयर डिफ्यूज कैरेक्टर का होगा और डिफ्यूज कैरेक्टर का होने की वजह से ये अपने लोन पेयर को एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा तो लोन पेयर मतलब हाई डिफ्यूजन की वजह से, हाई डिफ्यूज कैरेक्टर के होने की वजह से, हाई डिफ्यूज कैरेक्टर होने की वजह से लोन पेयर और बोन पेयर रिपल्शन आपका यहां पर ज्यादा हो जाएगा और यहां पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा बच्चों, लेस होगा। ठीक है, यहां पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिख देता हूं सॉल्ट प्लस H2S। ठीक है, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन यहां पर लेस है, यहां पर ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा होने की वजह से इसका जो बोन पेयर का जो होगा बोन पेयर वो अंदर की ओर जाएगा। पहला कंसेप्ट ये। दूसरा तरीका ये है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, हाई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आएगी। दूसरा तरीका इस तरफ आएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस माइनस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में सिमिलर चार्ज के होंगे। जब दोनों सिमिलर चार्ज के होंगे तो आपस में क्या करेंगे, हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेंगे, तो बॉन्ड यहां पर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा। और यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है ये, पहला एक्सप्लेनेशन तो मैंने बता दिया, दूसरा एक्सप्लेनेशन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, लेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ यहां होंगे, दूर होंगे एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पर बोन पेयर रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके कहां आ जाएंगे बच्चों, यहां आ जाएंगे। देखो थोड़ा सा यहां पर तो बिल्कुल कॉर्नर पे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां पर रिपल्शन कम एक्ट करेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बॉन्ड एंगल आपका यहां पर कम होगा और यहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन बढ़ रहा है। ये तो था दूसरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन आई होप कि मैंने लिख दिया है, दूसरा एक्सप्लेनेशन आई होप कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया है। ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन आपको आने चाहिए अच्छे से। हाँ, अब इसमें हम एक और चीज बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल यहां पर आपके ड्रैगो रूल अप्लाई होगा, H2S H2SE H2TT। तो ड्रैगो रूल की वजह से इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स टू 90 डिग्री चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट टू 90 डिग्री चला जाएगा, 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट टू 90 डिग्री चला जाएगा। मतलब ड्रैगो रूल क्या बोलता है कि जैसे हम सिंपल बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, लेकिन ड्रैगो रूल की क्या बोला यहां पर, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल will overlap to each other, मतलब आपके ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप किए होंगे। ठीक है, ऐसे भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो मैंने आपको 3 एक्सप्लेनेशन दिखाई, यहां पर लेस डिफ्यूज कैरेक्टर का लोन पेयर होता है, यहां पर हाईली डिफ्यूज कैरेक्टर का लोन पेयर होता है। अब मैं आपको एक जनरलाइज तरीका बताता हूं, जनरलाइज तरीका जो हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कौन सा तरीका जनरलाइज, अब मैं आपको बताता हूं, देखते हैं एक एक करके। बॉन्ड एंगल में ही देखो, बॉन्ड एंगल में जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो इस चीज को ध्यान रखो कि बॉन्ड एंगल, इस चीज को आप लोग बस ध्यान रखो, मन में ध्यान रखो, बस काम आ जाएगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऐसे भी हम बोल सकते हैं, और इनवर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ये भी आप तरीका ध्यान रख सकते हो, इस तरीके से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो मैंने यहां पर 4 तरीके के बता दिए, 4 तरीके से, चारों तरीके आपको आने चाहिए, चारों तरीके आपको आने चाहिए। सबसे पहले डिफ्यूज कैरेक्टर को देख लो,
फिर है ना इस यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पहुंचा के दादा करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट वही है जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बोला ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पहुंचाने वाला कंसेप्ट, मतलब दूसरे का जो फैक्ट है, दूसरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने जो आपको बताया उससे जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ये हो गया हमारा क्या, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर से आपको समझ में आ गया होगा कि वोलेटाइल नेचर से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको वो आपका क्या होगा, हाईली वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो यहां पर वोलेटाइल नेचर आपका H2S का सबसे ज्यादा होता है, H2Se का, देन आफ्टर आपका H2TE का वोलेटाइल नेचर हमने बात कर लिया। लेकिन सबसे लेस होता है H2O का। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका वोलेटाइल नेचर कम होगा। वोलेटाइल नेचर इन सबसे कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं H2O हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को इजीली। ठीक है, ये तो आपको काफी हद तक मैंने बता दिया है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है समझते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होता है, सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में एसिड आपका क्या होता है, एसिड आपका वो होता है जो अपने में से H+ आयन को रिमूव करेगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में हमको H+ आयन कौन जल्दी से रिमूव करेगा, देख लेते। एसिडिक स्ट्रेंथ तो अपने में से H+ आयन कौन इजीली डोनेट कर सकता है, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। तो हम अगर देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका देख सकते हो यहां पर H2O का सबसे कम, फिर H2S का, फिर H2TE का, फिर H2Se का, फिर H2TE का। क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, सबसे सिंपल बात है कि यहां पर ऐसा होने का रीजन ये है कि अब देखो फोर हाइड्रा एसिड मतलब आप किसी के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, 4 हाइड्रा एसिड आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, NH3 के लिए भी लगा सकते हो, NH3PH3 इन ग्रुप के लिए भी लगा सकते हो, इस ग्रुप के लिए भी लगा सकते हो, दोनों के लिए लगा सकते हो, दोनों के लिए वैलिड है ये तरीका। ठीक है, अब सिंपल हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करके बताता हूं, आप बाकी का खुद कर लोगे। और एस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बट लेसर देन और H बॉन्ड से कम है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इसका भी कम होगा, बॉन्ड लेंथ इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम होगा, लेकिन नॉट मोर देन OH। मतलब हम समझ सकते हैं कि यहां पर OH का बॉन्ड लेंथ ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू, अगर मैं बोलूं SH का। ठीक है, SH का बॉन्ड लेंथ आपका बड़ा होगा और OH का यहां पर OH का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। अब जिसका बॉन्ड लेंथ अगर आपका छोटा होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ जिसका छोटा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां से H+ निकालना काफी मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां से मतलब so SH can remove H easily, ये आपका easily H+ रिमूव कर देगा। so that's why it is that is why
वाई H2S इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू H2O। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब हम इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपली हम समझ सकते हैं। अब हम एक और बोल सकते हैं कि यहां पर सिंपली कि ऑक्सीजन का एटम छोटा है, इस मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमेशा क्या देखेंगे, साइज। साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो अगर मैं बोलूं यहां पर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाएगा। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसका उल्टा बेसिक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। साइज बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आपका वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो इजीली H+ आपका डोनेट हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ फैक्ट। अब इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब आप सिंपल समझ सकते हो, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा देर आपका हीट पर क्या होगा, सर्वाइव करेगा। ज्यादा देर आपके हीट पर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका यहां पर ज्यादा है, OH वाला। तो मतलब H2O की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H2S, एज कंपेयर टू H2SE, एज कंपेयर टू H2TE। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। सिमिलरली हमको लेके चलना है। ठीक है, हमको कोई नया कंसेप्ट नहीं देखना है, हमको सिमिलरली लेके चलना है। थर्मल स्टेबिलिटी आपकी क्या होती है बच्चों, अगर मैं बोलना चाहूं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्मल stability is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the bond length। ये भी आप लोग जानते हो, वही कंसेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, सिमिलरली कंसेप्ट। ठीक है, इस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझो। अब रिड्यूसिंग नेचर, अब मैं अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं तो जनरली मैं बताता हूं कि H2O का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम, फिर H2S का, फिर H2SE का, फिर H2TE का। अब देखो यहां पर बताता हूं कि यहां पर मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिखाता हूं, उस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, H2O में नो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, किसी भी टाइप का आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होता है। नो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, H2O में नो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बस इन सब में आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। इन सब में आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। अब समझो बात को, नो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब थोड़ा बहुत रिड्यूस करेगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, बहुत ही मिनिमम, नॉमिनल मतलब बहुत ही कम आपका रिड्यूस करेगा। लेकिन यहां पर H2S, H2SE का रिड्यूसिंग कैरेक्टर काफी अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ड्यू टू द इजिली डोनेशन ऑफ H+, इजिली डोनेशन ऑफ H+, मतलब H+ को इजिली अपने में से रिमूव कर सकते हैं। आप बोलते हो ना रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन आपका क्या होता है कि रिडक्शन में मतलब क्या होगा, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कब करेगा, या तो ऑक्सीजन का एडिशन करेगा या तो हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल इजिली कर रहा है, इसलिए इन सबका ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो ये आपस में कौन सी कैरेक्टर में होंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपस में, वो खुद में क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। इस तरीके से हम इसको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सम ऑफ, अब एक स्पेशल नोट करके लिखा रहा हूं, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। यहां पर स्पेशल नोट करके लिखाता हूं कुछ पॉइंट्स। देखो नोट, सम ऑफ स्पेशल हाइड्राइड लाइक ठीक है, ये कुछ मैंने स्पेशल वो हाइड्राइड के बारे में लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। मतलब ये सारे जो हाइड्राइड है, ये क्या हो गया बच्चों आपका H2O2,
ठीक है, ये क्या हो गया H2S2। अब इस बात को समझना कि H2O2 और H2S2, ठीक है, दोनों का जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो आपका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली स्ट्रक्चर होता है, इसका भी आपका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सिमिलर टू H2O2 के स्ट्रक्चर के सिमिलर ही होगा बच्चों इसका, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो इस टाइप के हाइड्राइड होते हैं, दीज हाइड्राइड्स आर नॉट स्टेबल, ये सारे स्टेबल नहीं होते। सो इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये किस में चला जाएगा अपने आप, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। जैसे मैं H2O2 की बात करूं तो H2O2 आपके सनलाइट में डिकम्पोज होकर H2O और O2 बना लेता है, इजीली डिकम्पोज हो सकता है। उसी तरीके से H2S2 आपका इजीली H2O H2S और सल्फर में डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपको जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, काफी सिंपल पॉइंट है बच्चों, एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसके ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके किसके बारे में बच्चों, ऑक्साइड्स के बारे में। तो ये हमारा हाइड्राइड्स तो खत्म हो गया कंप्लीटली, अब हम पढ़ते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। तो ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं एक एक करके, ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। काफी इजी पॉइंट से बच्चों, आप लोगों को अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और कोशिश करो कि पी ब्लॉक को आप जब तक एग्जाम हो मल्टीपल टाइम आप उसको पढ़ सको। कोशिश करो कि आपको ना पी ब्लॉक चैप्टर है उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो एग्जाम आने से पहले। तो देखते हैं अगला ऑक्साइड्स, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ 6A ग्रुप इज, ये आपके दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक बनाता है EO2 टाइप का, एक बनाता है EO3 टाइप का। E क्या होगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड थोड़े ना होगा, ऑक्सीजन खुद के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर EO2 टाइप ऑक्साइड, ठीक है। EO2 टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो EO2 टाइप का ऑक्साइड आपका क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। EO2 टाइप के ऑक्साइड में जो जो पॉइंट लिखा रहा हूं वैसे ही याद रखो। SO2 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, SO2 आपका क्या होता है बच्चों, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होता है, ठीक है। विच इज फॉर्म बाय अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, विच इज formed by the direct combination of एसेट एंड O2। तो अगर मैं एसेट की रिएक्शन O2 के साथ कराऊंगा तो SO2 बनेगा। ये रिएक्शन आपने मोल कॉन्सेप्ट में चेन टाइप की रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा बच्चों। ये रिएक्शन आपने ऐसे ही पढ़ने को मिलता है, तो यहाँ पर SO2 मिलता है बच्चों। ये आपको कई बार भी मिला होगा, कहीं आपके रिएक्शन में कई बार आपको एसिड प्लस O2 वाला रिएक्शन भी मिला होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अब समझना यहाँ पर SO2 को जब मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ पर क्या बनता है, H2SO3, ठीक है। H2SO3 बनता है, मतलब इसका मैंने H2SO2 का क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। अब आपको मैं एक और कंसेप्ट बताता हूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड है, +4 का है। चेक कर सकते हो बच्चों, चेक करना है इसको कि क्या ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड है, ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड है और ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो। तो जब मैं हाइड्रोलाइसिस करा के एसिड बन रहा है तो हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्साइड का जब भी H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर वो आपका एसिड बनाता है तो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, अगर वो आपका हाइड्रोक्साइड बनाता है तो बेसिक कैरेक्टर का होता है। सो SO2 इज एसिडिक इन नेचर। आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है।
SO2 का आपका एक और नाम होता है, देखो जैसे H2SO3 को अगर मैंने P2O5 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेट किया तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको SO3 का नाम क्या होता है, आगे आपको बताऊंगा मैं तरीका कैसे याद करना है। इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। अभी ध्यान रखो, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो यहां पर SO2 का दूसरा नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस। ठीक है, सल्फ्यूरस का था तो सल्फ्यूरस, इसमें से H2O निकाला तो इसलिए क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। इसका दूसरा नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से वाटर निकालते ही एनहाइड्राइड, ठीक है, वाटर निकालते ही एनहाइड्राइड। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखो बच्चों, काफी सिंपल है, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना। अब देखो ACO2 की बात करूं या फिर मैं ACO2 TeO2 लेस एसिडिक, ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं लेकिन लेस एसिडिक एज कंपेयर टू SO2 से आपके लेस एसिडिक होते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, SO2 से आपके लेस एसिडिक होते हैं, सिंपल बात है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका क्या बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड में। और अगर आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक का कैरेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। इसे भी हम इसको एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, SO2, देन आफ्टर ACO2, देन आफ्टर TeO2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, SO2 के बारे में। SO2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ SO2। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो स्ट्रक्चर ऑफ SO2 के बारे में समझते हैं ध्यान से। स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, एक लोन पेयर होगा, यहां पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब देखो ये लोन पेयर है लेकिन यहां पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपका सल्फर का क्या होगा बच्चों, sp2 होगा, बात क्लियर है। और यहां पर क्या होगा, दो sp2 ऑर्बिटल, एक sp2 ऑर्बिटल में तो लोन पेयर होगा और दो बचे हुए रिमेनिंग, देखो sp2 का मतलब 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये ये p, यहां पर 3 sp2 और ऑर्बिटल बनेंगे। 3 में से एक लोन पेयर में काम आ गया, 2 sp2 ऑर्बिटल आपका क्या बनाएगा, SO के बीच कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर पाई बॉन्ड भी है। अब हम समझते हैं कि पाई बॉन्ड यहां पर कैसा है, देखो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है। अब बात को ध्यान से समझना, इसमें से एक पाई बॉन्ड आपका p पाई d पाई है, ये मैंने अच्छे से बताया, और एक पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, p पाई होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अब आप लोगों को लग रहा होगा ये p पाई d पाई है, ये आपका p पाई है, तो दोनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस होगा, नहीं। यहां पर क्या होगा, नोट डाल के लिखना है स्पेशल पॉइंट कि p पाई d पाई बॉन्ड is equivalent to p पाई, मतलब p पाई के इक्विवेलेंट है। क्यों ऐसा है, ड्यू टू द रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा बच्चों, देखो ये मैंने SO2 बनाया, SO2 में जनरली ऐसे बनाता है, इस पर लोन पेयर वो समझ जाना। अब देखो ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया, तो यहां पर भी आपका पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहां पर भी आपका पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब इस तरफ मूव करूंगा तो भी आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस वजह से ये क्या होता है बच्चों, इसमें p पाई d पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब हम देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 के बारे में। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SiO2, ठीक है। ये तो मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ SiO2, स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, सिमिलरली SO2 की तरह इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में ये आपका किसकी तरह होगा, SiO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा,
ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सिंपल बात है, आप इसमें देख सकते हो पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बट अगर मैं बात करूं जो आपका इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन सॉलिड फॉर्म इट इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इट इज इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होगा। तो ये कैसा होगा समझना। देखो ये मैंने S बना दिया, ये मैंने एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, ये S, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन इस बार यहां, एक ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। अब बात को ध्यान से समझना, एक बार लोन पेयर यहां, एक बार लोन पेयर यहां, ऐसी है, एक बार यहां देख सकते हो। ये वाला आपका बार बार रिपीट कर रहा है यूनिट, ये वाली यूनिट आपकी बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा पॉइंट है तो एक्स्ट्रा पॉइंट ही एडवांस में ज्यादा पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी वाले कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, आपको दिया भी होगा एनसीईआरटी में पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको शायद से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का हो गया। अब हम बात करते हैं EO3 टाइप का ऑक्साइड। EO3 टाइप के ऑक्साइड में हम लोग जानते हैं कि SO3, SeO3 और TeO3। ठीक है, तो यहां पर SO3 के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम यहां पर देख लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों को बताऊंगा इसे में प्रिपरेशन मेथड। SO3 का प्रिपरेशन मेथड कैसे होगा ये आपको मैं बताऊंगा कहां, H2SO4 में। यही रिएक्शन ही मैं आपकी रिपीट कराऊंगा। H2SO4 के प्रिपरेशन मेथड में मैं सिमिलर रिएक्शन रिपीट कराऊंगा, तो अभी से ही इसको ध्यान रखो। SO2 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ कराई वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अबव 450 डिग्री सेल्सियस से, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा SO3 बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने अगर सिमिलर रिएक्शन मैंने कल करवाई थी, अगर मैं पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहां पर H2O निकलेगा, हीट यहां से H2O निकलेगा और यहां पर क्या बनेगा, SO3। इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक, अब ये भी बताया था नाम लिखना, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। ये नाम पूछ लेता है घुमा के। ठीक है, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड अभी अभी मैंने पूछा था, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से H2O निकालेंगे तो SO3 बनेगा, उसका दूसरा नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा। ठीक है, एनहाइड्राइड होगा बच्चों ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक आप लोगों को आई होप कि कोई तकलीफ नहीं होगी। और देख लेते हैं, अगर मैंने Fe2SO4 होल थ्राइस का अगर मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन का कराया तो फिर आपको Fe2O3 मिलेगा और आपका यहां पर SO3 गैस निकलेगा। तो ये तीन तो आपको प्रिपरेशन मेथड है जो आपको जनरली ध्यान रखने अभी से ही SO3 के बारे में, क्योंकि SO3 का आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपका गैस कौन सा गैस कलरलेस है, कैसा स्मेल होता है, ये सारा हम लोगों को आगे कंपाउंड्स में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। डोंट वरी, इसके लिए चिंता मत करो, बस इसको अभी अभी धीरे धीरे करके इसको याद रखो। ठीक है, अब देखो SO3 आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। SO3 आपका क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। अब एसिडिक ऑक्साइड होता है तो क्या SO3 का एसिडिक कैरेक्टर SO2 से ज्यादा होगा। क्यों होगा, आप लोग जानते हो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर और एसिडिक कैरेक्टर में क्या ऐसा रिलेशनशिप है जो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर और एसिडिक कैरेक्टर में क्या ऐसा रिलेशनशिप है जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि हमेशा ध्यान से समझना, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ना कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसके इंटरमीडिएट वाला हो गया। ये पूछ लेता है कभी कभी मल्टीपल चॉइस में कि रीजन क्या है,
तीन चार रीजन देगा तो आपसे पूछ सकता है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, तो आप लोगों को आना चाहिए बच्चों ये, ठीक है, जो कि आपका काफी इजी है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ SiO3। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा, ठीक है। S का हाइब्रिडाइजेशन फिर कितना होगा, S का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। S का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने 3 है, लोन पेयर कितने 0 है, तो ये तो आप लोगों को आता है, ठीक है, ठीक है। यहां पर अब यहां पर 3 sp2 ऑर्बिटल, मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसो सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 sp2 ऑर्बिटल ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब इसमें क्या बचा बेटा बच्चों, आपका पाई बॉन्ड बचा। अब पाई बॉन्ड के बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, इसके अंदर कौन सा पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा p पाई, एक पाई बॉन्ड होगा p पाई, और तीसरा जो पाई बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा p पाई। ये 3 मैंने पाई बॉन्ड बना दिए, p पाई d पाई, ठीक है। आप केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों का एक ही छोटा सा काम है कि SiO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए एक बार बनाना बच्चों आप लोग, ठीक है। जितने भी यहां पर बताया बच्चों मैंने SO2 और SO3 का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर भी आपका p पाई और p d पाई, मतलब यहां पर भी आपका क्या होगा p पाई एंड p d पाई bonds are equivalent to each other, equivalent to each other। ये दोनों बॉन्ड भी इक्विवेलेंट होंगे, क्यों होंगे, ड्यू टू रेजोनेंस। ये भी रीजन आपको मैंने बता दिया है लास्ट में SO2 में। ये तो अब आपको काफी इजी लग रहा होगा कि एक ही फ्लो में आपको करना है, ठीक है। अब यहां पर SO3 एग्जिस्ट इन अ ट्राइमेरिक फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म। SO3 एग्जिस्ट इन ट्राइमर फॉर्म, ट्राइमर का मतलब 3 मिलेंगे, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में कौन सा, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म। अब देखो ट्राइमर में भी साइक्लिक ट्राइमर और साइक्लिक ट्राइमर और लीनियर ट्राइमर फॉर्म में। अब देखो कैसे होगा, देखो SO3 का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं ट्राइमरिक, यहां पर 2 ऑक्सीजन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये हो गया SO3 का साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म, और SO3 का आपका लीनियर फॉर्म मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म बोल सकते हैं, SO। अब देखो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, जो आपका साइक्लिक फॉर्म में मिलेगा वो ऑब्वियसली बात है लीनियर फॉर्म में मिलेगा। देखो ये वाली यूनिट आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना। अब देखो SiO3 हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू SO3। अब SiO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो SiO3 हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू SO3, ठीक है। SiO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर SiO3 has similar structure to SO3, मतलब SO3 की सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं SiO फॉर्म की बात करता हूं, देखो सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट एग्जिस्ट इन अ साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म, बट एग्जिस्ट इन साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म मतलब समझते हो, 4 यूनिट आपकी, मतलब मर का मतलब यूनिट, टेट्रा का मतलब नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब 4 यूनिट आपके आपस में ज्वाइन होगी। अब 4 यूनिट कैसे, SiO यहां पर ऐसी कर लो, सिंपल बना देता हूं। आपका ऐसे भी बन सकता था, आप ऐसे ही बना सकते हो, SiO
और सॉरी O, ये आपका AC, ये आपका AC। देखो अब 4 AC हो गए तो टेट्रामर हो गया। ये इस तरीके से आपका ज्वाइन होगा बच्चों, जो कि आपका काफी इजी है साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंस होता है। इनके जो फॉर्म होते हैं वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कौन से फॉर्म में नहीं होते, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आप इसमें निकाल सकते हो सिंपली। वैसे बहुत सारे ऑक्साइड बनाते ही है, ये आपके काफी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो जर्नल ऑक्साइड है वो मैंने आपको बता दिए। जर्नल ऑक्साइड के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा, आपसे अदर कोई ऑक्साइड्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो इन्हीं से रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो हाइड्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, अब हम पढ़ते हैं हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स के बारे में, तो हैलाइड्स में क्या होता है बच्चों, हैलाइड्स में हम समझते हैं एक एक करके ध्यान से। तो हैलाइड्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन टू 6th ग्रुप, 6th ग्रुप के टुवार्ड रिएक्टिविटी की क्या होगा, फ्लोराइड सबसे ज्यादा होगा, क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। किसके साथ, मतलब हैलाइड कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब मैं आपको जनरली कुछ चीजें बता रहा चाहता हूं। यहां पर अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, OF2। इसको यहां पर क्या बनाएगा, फ्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्लोराइड। क्यों बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर होती है फ्लोरीन के। अब देखो जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हमेशा एनायन होता है, उसी को हम बोलते हैं आइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। अगर मैं बात करूं इन तीनों के बारे में, तो ये तीनों जब भी आपके मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे या फिर आपके किसी के साथ भी अटैच होंगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे। और ठीक है, ऑक्साइड बनाएंगे जी। जैसे मैं बात करूं Cl2O3, ये सारे के सारे इस तरीके से ऑक्साइड आपके फॉर्म करेंगे। काफी सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्साइड बनेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपकी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों से ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत ही डिटेल में। मैं अभी बता देता हूं, ग्रुप 17A में, ग्रुप 7A में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अभी थोड़ा बहुत ध्यान रखो कि क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, ठीक है, ठीक है। यहां पर अब हम बात करते हैं यहां पर अदर ऑक्सीजन के बारे में। तो मैं आपको आगे ग्रुप उसमें बताऊंगा ही सही, क्योंकि हेलोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। मैंने देखो जी, जब मैं आपके ग्रुप 7 में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्राइड बताऊंगा और ऑक्साइड बताऊंगा, तो ऑक्साइड की रिएक्शन अपने आप इनके साथ आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो बार बार रिपीट करने से अच्छा है एक बार मैं वहीं पर बता दूंगा, तो आपको ध्यान हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर सल्फर के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो सल्फर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स, ठीक है। मोनोहेलाइड्स मतलब जिसमें एक ही हेलाइड होगा, वो आपका मोनोहेलाइड्स, ठीक है। अब जनरली आपका मोनोहेलाइड्स कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, डाइमर फॉर्म में। इस चीज को ध्यान रखना, मोनोहेलाइड्स आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, डाइमर फॉर्म में। देखो जैसे मैं बात करूं H2F2, यहां पर SF होगा तो H2F2, यहां पर Ac2Cl2, Ac2Br2 या फिर Te2Br2, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया जी, जस्ट ये केवल और केवल आपका एग्जाम्पल है। जब ये आपके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो ये क्या होंगे, उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। ये क्या होंगे, दीज आर नॉट सो स्टेबल, सो दैट्स वाई
So that is why having a tendency to disproportionate मतलब ये कि किसकी टेंडेंसी रखते हैं भाई बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेट होने की। अगर मैं आपके S2F2 की रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका हीट कराएंगे तो SF2 में बदलेगा और यहां पर F- निकल जाएगा। मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पर रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया है, ठीक है। सॉरी यहां पर SF2 और यहां पर S आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वो गलत था। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेट होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइहैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ डाइहैलाइड, ठीक है, डाइहैलाइड्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में। तो डाइहैलाइड में फॉर्मेशन में, ठीक है, एक्सेप्ट Fe all other elements form डाइहैलाइड्स। मतलब Fe को छोड़ के सारे एलिमेंट आपके क्या बनाएंगे बच्चों, डाइहैलाइड्स बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं SCl2। मतलब इसमें एक ही नोट आपको ध्यान रखना है कि Fe को छोड़ के सारे आपके क्या बनाएंगे बच्चों, डाइहैलाइड्स बनेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो, काफी इजी है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं एक से एग्जांपल ले लेता हूं SCl2 के बारे में। SCl2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे और यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद बेंड शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा विद बेंड शेप, बस विद बेंड शेप। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लेता है, ये सिंपल पूछेगा विच कैन फॉर्म डाइहैलाइड्स। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि कौन कौन से आपके डाइहैलाइड फॉर्म करेंगे, Fe को छोड़ के सारे आपके डाइहैलाइड्स फॉर्म करेंगे। अगला हम बात करते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, ठीक है। टेट्राहैलाइड्स का फॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स में सबसे ज्यादा स्पेशल आपका जानते हो आप लोग SF4। SF4 इज अ मोस्ट स्टेबल। यहां पर एक ही चीज पॉइंट ध्यान रखना, SF4 इज मोस्ट स्टेबल टेट्राहैलाइड्स, with sp3d सीसो शेप। मतलब सीसो शेप के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे होगा, देखो ये ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों कंप्लीटली, ठीक है। तो यहां पर SF4 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बस इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। इसमें स्टेबिलिटी ऑलरेडी आपसे सिंपल पूछेगा, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज नॉट मोर स्टेबल, ठीक है। इतना ही आपसे पूछने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहैलाइड। मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहैलाइड, तो आप लोगों ने नाम भी सुना है SF6 के बारे में, SF6 कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें समझना फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहैलाइड ओनली F- कैन फॉर्म हेक्साहैलाइड्स। अब अगर मैं बोल दूं यहां पर SCl6 नॉट पॉसिबल, SCl4 पॉसिबल, SCl2 पॉसिबल, लेकिन SCl4 इज नॉट पॉसिबल। केवल और केवल कौन बनाएगा, फ्लोरीन बनाता है। फ्लोरीन केवल और केवल हेक्साहैलाइड बनाता है, ठीक है। और सारे के सारे हेक्साहैलाइड, रिमेनिंग ऑल हेक्साहैलाइड्स इज नॉट स्टेबल। सारे के सारे मतलब केवल और केवल एक ही फ्लोरीन वाला स्टेबल होगा, ठीक है। फ्लोरीन वाला स्टेबल होगा, बाकी सारे इतने स्टेबल नहीं होंगे। क्यों होता है बच्चों, अब समझना यहां पर क्यों होगा। अदर हैलोजन कंपाउंड्स, अदर हैलोजन लाइक
Cl minus Br minus and I minus having larger size, larger in size। मतलब ये इन सब का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा साइज होगा तो ये अब मतलब एक अरेंजमेंट में अरेंज नहीं हो पाएंगे। जैसे समझो मैं अगर SF6 बनाता हूं तो SF6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है इसीलिए आपका यहां पर F मॉलिक्यूल फिट बैठ गया, लेकिन अगर Cl डालेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर आपका डिस्टॉर्टेड आपका हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर आपका चेंज आपका हो जाएगा। इसीलिए लार्जर साइज होने की वजह से अदर हैलोजन आपके स्टेबल नहीं बनाते। अब SF6 का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया यह कि कैसा होता है बच्चों, आपका ऑक्टाहाइड्रल और यहां पर S का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का खेल है बच्चों, सारे के सारे। अब ध्यान से समझना, अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना है कि इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो इसमें कि यहां पर SF6 कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस। ये कोई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस। क्यों नहीं होगा बच्चों SF6, क्योंकि इसके जो चारों ओर जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे वो इसको इस तरीके से आपके कनेक्ट करके रखेंगे, जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से आपको यहां पर कनेक्ट करके रखेंगे यहां पर, कि आप लोगों का ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसा दिखेगा बच्चों, पकड़ दिखेगा। मतलब यहां पर क्या होगा कि ये SF6 मॉलिक्यूल इसको इतने अच्छे से पैक्ड करके रखेंगे कि H2O मॉलिक्यूल आपका यहां अटैक नहीं कर पाएगा। H2O मॉलिक्यूल कैन नॉट अटैक ऑन S मॉलिक्यूल, ठीक है, S एटम। तो S एटम पे अटैक नहीं कर पाने की वजह से अगर H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो नो रिएक्शन। लेकिन बट अगर SF4 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो +4 का एसिड बना दो, +4 का क्या बनेगा, H2SO3 और साथ में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आएगा HF। देखो इस रिएक्शन को कैसे मैं डील करता हूं समझना। ये मैंने SF4 बनाया, ये मैं SF4 बना लेता हूं, ठीक है, एक लोन पेयर है तो वो मैंने बना दिया, एक लोन पेयर है वो मैं बना देता हूं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अब H2O में ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अब इसके पास वेकेंट आपका 3d ऑर्बिटल होगा तो यहां पर H2O अटैक करेगा और H+ बाहर निकलेगा, H+ यहां से लीव करेगा और H+ किन के साथ चला जाएगा, फ्लोरीन के साथ। किन के साथ चला जाएगा, फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन के साथ जाने के बाद यहां पर क्या बनाएगा, HOH4 मतलब H4SO4 बनाएगा। अब यहां से मैं एक H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दूंगा तो आपका क्या बना लेगा, H2SO3। नाउ आपका क्या बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरीके से आपका होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। सिमिलर ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट, कोई भी ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी तरीके से आप यहां पर हम बोल सकते हैं ACF6 और TEF6 ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और सिमिलरली उसका भी आपका निकलेगा, ठीक है, देख लेते हैं। सिमिलरली ACF6 and TEF6 also undergo hydrolysis and give product। कौन सा देगा शुरुआत में, देखो यहां पर SF4 जा रहा था यहां पर, लेकिन ACF6 भी हाइड्रोलाइसिस में जा सकता है क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, तो H2O को मिल चुका है कि AC पर अटैक कर सकता है। अब AC पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ACOH का होल 6, तो हम क्या बोलेंगे HES6O6। अब इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, H4SeO5 और अगेन H2O मॉलिक्यूल निकालेंगे तो H3H2SeO4 क्या बन जाएगा। मतलब जितने टाइम हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, देखो जितने टाइम में H2O निकाल सकता हूं उतने टाइम निकालेंगे, लेकिन कब तक निकालेंगे, अगर मैंने इसके बाद अगर मैंने H2O निकाला तो वापस क्या बन जाएगा, ACO2 बन जाएगा, ACO3 बन जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो कितने टाइम्स मतलब निकालेंगे कि जब तक इसके अंदर H प्रेजेंस होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2ACO3 सॉरी O4 और यहां पर क्या बन जाएगा, H2TeO4 और यहां पर क्या बन जाएगा,
और यहां पर भी क्या बन जाएगा HF। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना। यहां पर H2O निकाला, इसलिए इसको क्या बोलेंगे मेटासेलेनेट, इसको क्या क्या बोलेंगे मेटाटेलुरेट। ठीक है, इस तरीके से हम इस रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ये सारा हमारा केमिकल कंपाउंड और आपका 6 ग्रुप एलिमेंट का खत्म होता है बच्चों। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। और एक दो बार आप पूरे पी ब्लॉक को रिवाइज करो, और मेरी बात मानो तो आप नाइट्रोजन फैमिली को एक बार और रिवाइज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है चारों फैमिली में से, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फैमिली और आपके हेलोजन फैमिली। उसके अलावा ऑक्सीजन फैमिली से उतना क्वेश्चन नहीं आता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फैमिली से या फिर हेलोजन फैमिली से। ठीक है, और आपका बाई चांस आना होता है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नाइट्रोजन, उसके बाद हेलोजन, हेलोजन के बाद इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के बाद आता है बच्चों ये ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आपको याद रखना है बाई चांस एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, और इन्हीं में से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, और रिएक्शन में से तो आना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।